सोचिए जरा, एक बहुत ही संगीन मामला और उसका सबसे अहम गवाह खुद पीड़िता अदालत में आकर अपने बयान से ही पलट जाए, तो फिर सजा कैसे हो सकती है? आज हम इसी कह सकते हैं कानूनी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अदालत ने अलग-अलग सबूतों को जोड़कर इस केस में एक नतीजे तक पहुंचने का रास्ता निकाला। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर आरोप था क्या। फिर बात करेंगे उस मोड़ की जब गवाह अपने बयान से मुकर गया। उसके बाद सबूतों की इस पूरी पहेली को समझेंगे और फिर देखेंगे कि अदालत ने इन सबको कैसे एनालाइज किया और हाँ, आखिर में क्या फैसला सुनाया गया। अच्छा, इस पूरे फैसले को ठीक से समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, यानी कि उस रात क्या हुआ था और पुलिस को सबसे पहले क्या बताया गया था। तो बात है 2 अक्टूबर 2018 की रात की। एफआईआर के हिसाब से घर में एक 13 साल की लड़की अपने छोटे भाई बहनों के साथ थी। पिता खेतों में पानी देने गए थे, माँ शहर से बाहर थीं और करीब रात 11 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे मामले की नींव रखी। पिता जब अपनी मोटरसाइकिल पर वापस लौटे तो उन्हें एक चीख सुनाई दी और उन्होंने अवनीश को घर से भागते हुए देखा। तो पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपनी चार्जशीट तैयार की और ये आरोप कोई मामूली नहीं थे। अवनीश पर घर में घुसने, मारपीट, रेप और जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन इल्जाम लगे और इन सबके साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी चार्ज लगाए गए, जो कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए एक बहुत ही सख्त कानून है। यहां तक तो सब सीधा लग रहा था, लेकिन अब आता है इस केस में सबसे बड़ा मोड़, एक ऐसा टर्न जहां से ये पूरा मामला पलट सकता था। जब पीड़िता अदालत में गवाही देने आई तो वो अपने पहले की पूरी कहानी से पलट गई। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नहीं बताया था कि यह घटना आरोपी अवनीश ने की है। अंधेरे की वजह से मैं उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाई। अब इस बयान के बाद सरकारी वकील के पास उसे हॉस्टाइल विटनेस यानी पक्षद्रोही गवाह घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और यहीं पर अदालत के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग बयान थे। एक तरफ मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया उसका शुरुआती बयान था, जिसमें उसने साफ साफ कहा था, अवनीश घर में घुसा, उसने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया। गलत काम का मतलब रेप। और दूसरी तरफ कोर्ट में दिया गया बयान, कोई घर में आया, उसने रेप किया, मैंने पापा को नहीं बताया कि वो अवनीश था। अब कोर्ट किस पर यकीन करे? तो सवाल उठता है कि ये हॉस्टाइल विटनेस होता क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि गवाह की पूरी बात ही खारिज कर दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय कानून के मुताबिक जब कोई गवाह अपने पहले के बयान से पलट जाता है तो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं, लेकिन कोर्ट उसकी पूरी गवाही को फेंक नहीं देता। अदालत कह सकते हैं कि और ज़्यादा बारीकी से जांच करती है और ये देखती है कि क्या गवाही का कोई हिस्सा दूसरे सबूतों से मेल खाता है और भरोसे के लायक है। तो अब जब केस का सबसे अहम गवाह ही अपने बयान से पलट गया तो अदालत को पीड़िता के शब्दों से आगे देखना पड़ा। अब काम था बाकी सारे सबूतों के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने का। देखिए, अदालत ने सिर्फ एक इंसान पर निर्भर रहने की बजाय कई लोगों की गवाही को परखा। पीड़िता तो थी ही, जिसने दो अलग अलग बयान दिए। फिर थे पिता, जिन्होंने आरोपी को भागते हुए देखा था, स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने पीड़िता की उम्र साबित की, और माँ, जिनकी गवाही में बयान बदलने की वजह पर रोशनी डाली। डॉक्टर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की गवाही भी इसमें शामिल थी। हर किसी ने इस पहेली का एक एक टुकड़ा सामने रखा। अब ये नंबर देखिए, 12 साल 6 महीने 18 दिन। ये घटना के वक्त पीड़िता की उम्र थी, जो स्कूल के रिकॉर्ड से साबित हुई। और ये उम्र इतनी सटीक होना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि इसी से ये तय हुआ कि ये मामला सीधे सीधे पॉक्सो एक्ट के दायरे में आता है, जिसके नियम कहीं ज्यादा सख्त हैं। और यहीं पर माता पिता की गवाही बहुत अहम हो जाती है। पिता PW2 ने अपनी गवाही पर कायम रहते हुए कहा कि उन्होंने अवनीश को घटना के वक्त घर से भागते हुए देखा था। और फिर पिता और माँ PW04 दोनों ने अदालत को वो वजह बताई जिसके चलते उनकी बेटी ने अपना बयान बदला। वजह थी आरोपी के परिवार से मिली धमकी। उन्होंने कथित तौर पे कहा था कि अगर अवनीश के खिलाफ गवाही दी तो वह उसके माता पिता को जान से मार देंगे। तो अब हमारे पास सबूत हैं, गवाह हैं और एक हॉस्टाइल विटनेस भी है। चलिए अब देखते हैं कि अदालत ने इन सब चीज़ों का विश्लेषण कैसे किया और सच तक पहुंचने के लिए किन कानूनी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया।
तो अदालत ने सबूतों को तौलने के बाद ये नतीजा निकाला। कोर्ट का मानना था कि पीड़िता ने पुलिस, मजिस्ट्रेट और डॉक्टर को जो शुरुआती बयान दिए थे वे एक दूसरे से मेल खाते थे और सच्चे थे। और कोर्ट में उसने जो आरोपी का नाम छुपाया वो जानबूझकर किया गया था, धमकियों की वजह से, उसे बचाने के लिए। और यहीं पर पॉक्सो एक्ट का एक बहुत ही खास नियम सेक्शन 29 और 30 लागू होता है। इसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट या दोष की धारणा। इसका मतलब क्या है? देखिए, आमतौर पर किसी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए। लेकिन पॉक्सो के मामलों में अगर अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन एक विश्वसनीय आरोप साबित कर देता है तो कोर्ट ये मानकर चलता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है। अब सबूत का बोझ आरोपी पर आ जाता है कि वो खुद को निर्दोष साबित करे। और अदालत ने अपने फैसले में ये पाया कि आरोपी अवनीश इस बोझ को उठाने में नाकाम रहा। वो दोष की इस धारणा को गलत साबित करने के लिए या ये साबित करने के लिए कि उसने ये अपराध नहीं किया है, कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। और इन सब विश्लेषणों और गवाहियों के बाद हम पहुंचते हैं इस मामले के अंतिम निर्णय पर, वो फैसला जहां अदालत की पूरी जांच का निचोड़ सामने आया। तो अदालत का अंतिम आदेश क्या था? आरोपी को घर में जबरन घुसने आईपीसी 452, 16 साल से कम उम्र की नाबालिग से रेप आईपीसी 376(3) और धमकी देने आईपीसी 506 के लिए दोषी ठहराया गया। साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत भी उसे दोषी पाया गया। हाँ, मारपीट आईपीसी 323 के एक आरोप से उसे बरी कर दिया गया क्योंकि उसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया था। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने रखता है। जब गवाह दबाव में हों, जब वो डर की वजह से सच न बोल पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में एक अदालत सच की तह तक कैसे पहुंचती है? ये केस दिखाता है कि न्याय सिर्फ एक बयान पर नहीं, बल्कि सभी सबूतों को मिलाकर बनी एक पूरी तस्वीर पर निर्भर करता है।